हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हम यहाँ पे एक जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू की एक सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उस सीरीज की बात करें उससे पहले बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में, जिसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के आईएएस और अलग अलग स्टेट परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 250 प्रश्न पत्रों को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। और उनमें से 3500 से भी अधिक प्रश्नों को लेकर के जो साइंस से संबंधित हैं उनको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके हर एक चैप्टर को सब सेक्शन में तोड़ा गया है। और हर एक सेक्शन की जब स्टार्टिंग की गई है तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब इसके अलावा इसमें क्या किया गया है कि जो भी क्वेश्चन है उनको डिटेल में सॉल्व किया गया है, ताकि अगर पीवाईक्यू से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है और उसकी थीम से बेस्ड अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको भी आप कर पाएं। इसके अलावा इसमें क्या किया गया है कि जहां जहां पे और भी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ी है वहां पे नॉलेज प्लस के नाम से भी डाटा को दिया गया है। हम लोग भी जब सॉल्व करते जाएंगे इसमें भी कुछ और एड ऑन करते चले जाएंगे डाटा को। तो उस डाटा को एड ऑन करने के लिए आपको कोई पेज नहीं बल्कि इसी बुक में क्या करते जाइए, आप लगातार उसको पेजों पे ऐड करते चले जाइए। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 4 का जंतु जगत का वर्गीकरण से संबंधित दूसरा टॉपिक है, जिसमें कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा जाएगा या पृष्ठरज्जुकी के बारे में पढ़ा जाएगा। ऑलरेडी हम नॉन कॉर्डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात जिनमें पृष्ठरज्जु एवं रीढ़ की हड्डी ये नहीं पाई जाती हैं उनको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है जंतुओं में कि जिनमें रीढ़ की हड्डी या पृष्ठरज्जु पाई जाती है उनके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर इन जंतुओं की बात करें तो ये द्विपार्श्वसमती होते हैं, अर्थात बीच में से अगर इनको आधा आधा काट दिया जाए तो दोनों हिस्से क्या होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो एक जैसे होते हैं, द्विपार्श्वसमित होते हैं। त्रिकोर की होती हैं, प्रगुही होते हैं और तंत्रीय या अंग तंत्र स्तरीय होता है। मतलब स्तर के हिसाब से अंग तंत्र का डेवलपमेंट है, या ये कहिए कि अंगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी सुप्रीमेसी के साथ है या उच्च स्तर का है। जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ रज्जु एवं ग्रसनीय क्लोम दरारें व पश्चगुदीय पुच्छ उपस्थित रहती है। पूंछ उपस्थित होती है जीवन के किसी भी स्तर पर। मानव में भी जब बच्चा होता है माँ के गर्भ में तब उसमें पुच्छ होती है, लेकिन वो हड्डियां जुड़ जुड़ करके जो जो उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है धीरे धीरे वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और ये पुच्छ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। कुछ में ये ज्यादा बड़ी होती है तो कुछ में ये बहुत छोटी या न के बराबर होती है। इनमें बंद परसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नलियों में होता है या रक्त वाहिनियों के तहत होता है और उत्सर्जन इनमें किडनियों के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि इसको फिर अलग अलग फाइलम्स में तोड़ा गया है। जैसे एक्रेनिएटा में क्या होता है, कपाल अनुपस्थित होता है। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क के चारों तरफ जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इसको कपाल या क्रेनियल कहा जाता है। एक्रेनिएटा के अंतर्गत उपसंघ हैं, जिनमें एक है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। शरीर ट्यूनिक से ढका होता है। पृष्ठरज्जु प्रायः लार्वा स्थिति में होती है और उसके बाद पृष्ठरज्जु क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। पृष्ठरज्जु का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी के साथ एक धागानुमा संरचना चलती है और वो धागानुमा संरचना क्या करती है, सारी तंत्रिकाओं का कनेक्शन, जैसे हमारे हाथ में भी तंत्रिकाएं होंगी और हमारे पैरों में भी तंत्रिकाएं होंगी, पेट में भी तंत्रिकाएं होंगी, उन सब का कनेक्शन हमारे माइंड के साथ करती है। एक तरीके से मान लीजिए तंत्रिका, मान लीजिए तार टाइप की कोई संरचना, और उसका कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, उस तारनुमा संरचना का कनेक्शन किया जा रहा है हमारे मस्तिष्क के साथ, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ऐसे ही हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सीपीयू है, जो सारे डिसीजन करता है, सोचने का काम करता है। तो ये क्या करता है, जब बचपन होता है या लार्वा कंडीशन होती है तभी तक उपस्थित होता है। वयस्क का शरीर नलिकाकार, गोलाकार या अनियमित हो सकता है। नलिकाकार होगा, जैसे ये एक नली है, या गोल गेंद जैसा हो सकता है, या किसी भी आकार का पार्टिकुलर हो सकता है, जैसे हर्डमानिया, डोलिओलम और साल्पा। ये इनके उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो दूसरा टाइप है वो है हेमिकॉर्डेटा। ये क्या होते हैं, कृमि के आकार के होते हैं, मतलब ये कैटरपिलर जैसे आपने देखा होगा उस टाइप के होते हैं।
शरीर सुंड, कॉलर एवं धड़ में विभाजित होता है। सुंड का मतलब वो कुतरने वाला मुंह जैसा जो होता है, वो कुतरने वाला हिस्सा। कॉलर जहां से सुंड और धड़ आपस में जुड़ते हैं, वो जो हिस्सा है उसमें डिवाइडेड रहता है। परसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है। ये अभी अविकसित प्रकार के हैं, लेकिन जीवन में इनमें भी क्या होता है, ऑलरेडी दिमाग का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो पृष्ठ रज्जु इनमें भी पाई जाएगी। जैसे जीवकृमि, या जीवकृमि का नाम क्या है, बेलेनोग्लोसस। अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। पृष्ठ रज्जु संपूर्ण लंबाई में एवं जीवन भर उपस्थित रहती है। अनेक गिल रंध्र पाए जाते हैं। गिल रंध्र वो होते हैं जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया करी जाती है। मनुष्य में क्या हो जाता है, ये ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तो वो गिल रंध्र नाक के रूप में डेवलप हो जाते हैं। मछलियों में वो गिल्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। बात करें जैसे एम्फीऑक्सस के बारे में। अब इसी का एक सब टाइप है जिसको वर्टिब्रेटा, कशेरुकी या क्रेनिएटा के नाम से भी जाना जाता है। तीनों एक ही नाम है। इनमें क्या होता है, कपाल पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो चुका होता है तो उसकी सिक्योरिटी भी हमको ज्यादा करनी पड़ती है, या कहिए कि नेचर को ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए एक हार्ड सेल चारों तरफ से हड्डियों का विकसित हो चुका होता है इनमें। तो कपाल के अंदर मस्तिष्क रहता है। कशेरुक दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी डेवलप हो चुकी होती है, और क्या होता है, मस्तिष्क उपस्थित होता है, विकसित मस्तिष्क उपस्थित होता है। पृष्ठ रज्जु पाई जाती है रीढ़ की हड्डी के साथ साथ, यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, कशेरुक दंड में स्थापित होती है। तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, मस्तिष्क एवं मेर रज्जु में विभक्त होती है। जो तंत्रिका रज्जु होती है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो मस्तिष्क में और मेरु रज्जु में डिवाइडेड होती है। मेरु रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो जिसको हम कशेरुक कह रहे हैं, उसमें ये डिवाइडेड होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको फिर से क्या किया गया है, दो उपसंघों में डिवाइड किया गया है। एक है एनेक्टा, जिसमें जबड़े विहीन सिर होता है, जबड़े नहीं होते हैं, केवल एक बाह्य नासा द्वार उपस्थित होता है। दूसरा है नेथोस्टोमेटा, जिसमें वास्तविक जबड़े उपस्थित होते हैं और उपांग युग्मित होते हैं। अब इसको नेथोस्टोमेटा को फिर महावर्गों में या सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। जो पहला महावर्ग है इसमें, उसको पिसीज या मत्स्य कहा जाता है, मछली कहा गया है। मछलियां सारी की सारी क्या होती है, जलीय होती हैं। शरीर नौकाकार होता है। नौकाकार का मतलब इस आकार की कोई चीज होगी। दो कोष्ठीय सिरीय हृदय पाया जाता है। जैसे मनुष्य का हृदय होता है वो चार कोष्ठीय होता है, जिसमें दो निलय दो अलिंद होते हैं। इनमें एक निलय एक अलिंद होता है मछलियों। बात करें सल्कों एवं कंटकों का, बाह्य कंकाल होता है। सल्क जैसे आपने मछली को देखा होगा तो बहुत सारी मछलियों में आपको इस तरह की संरचनाएं दिखी होंगी, ये सल्क होते हैं। इनमें क्या होता है, युग्मित पखने होते हैं। इधर भी क्या होंगे, फिन्स होंगे, और दूसरी साइड में भी। एक मछली को अगर हम इस तरीके से बनाएं तो इधर उसमें फिन्स हैं, इधर फिन्स हैं। एक इसमें क्या होगी, मुड़ने के लिए पीछे पूंछ होगी। श्वसन गलफड़ों या क्लोम या गिल्स के द्वारा पाया जाता है। गिल्स ही किसके रूप में हो जाते हैं, गलफड़े या क्लोम के रूप में डेवलप हो चुके होते हैं। ये अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड दो प्रकार का है, या रंगीन ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड और दूसरे को कहते हैं वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि बाहर वातावरण में जितना ताप होगा उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड होगा। वार्म ब्लडेड वो जंतु हैं जो बाहर टेम्परेचर चाहे जो भी हो, उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, बदलता है, और इनका क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर बाह्य वातावरण पर, निर्भर होता है, इनका निर्भर नहीं होता है। इस तरह के जीवों में जैसे मछलियां हैं या रेप्टाइल्स हैं, वो सब आते हैं। वार्म ब्लडेड में दो कैटेगरी को शामिल किया जाता है, पक्षी और जितने भी स्तनी हैं वो सारे के सारे। जैसे मनुष्य क्या है, वार्म ब्लडेड है। मछलियां हो गई, मगरमच्छ हो गए, ये या सांप हो गए, ये सभी किस में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है एनवायरमेंट में, इनके शरीर का ताप भी बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर घटता चला जाता है तो इनके शरीर का ताप भी घटता चला जाता है। ऐसे जंतु क्या करते हैं,
शीत निद्रा करते हैं, अर्थात जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो ये सो करके अपनी जिंदगी को पार करते हैं। अब बात करें ये क्या होते हैं, प्रायः अंड प्रजक होती हैं। मछलियों में ज्यादातर जो प्रजातियां हैं वो अंडे सेती हैं या अंडे देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली जो कैटेगरी है वो हो गई हमारी मत्स्य या फिशीज के बारे में, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है टेट्रोपोडा। टेट्रो का मतलब या टेट्रा का मतलब होता है चार, अर्थात जिनमें चार पैर उपस्थित हों। जैसे मनुष्य में भी हम देखेंगे चार पैर हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, चार पैर उपस्थित हों, और श्वसन किनके द्वारा होता हो, फेफड़ों के द्वारा होता हो, अंतः कंकाल अस्थि का बना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेट्रोपोडा कहते हैं। अब अगर हम बात करें टेट्रोपोडा को फिर वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला वर्ग है वो एम्फीबिया या उभयचर है। उभयचर का मतलब है जो जमीन पर भी रहने में सक्षम हो और जो पानी में भी रह सकती हो। इनमें क्या होगा कि देखिए श्लेष्म ग्रंथियों के कारण नम या श्लेष्म युक्त त्वचा इनकी होगी। श्लेष्म क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जल्दी सूखता नहीं है। अब क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इनकी त्वचा क्या होती है, काफी मुलायम होती है। अब मुलायम त्वचा के कारण क्या होता है, दूसरी बात कि पानी में रहेंगे, अब इनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, श्वसन ये मछलियों की तरह तो कर नहीं सकते गलफड़ों से। इनमें क्या होता है, जब ये पानी के अंदर होते हैं, अब आप कहेंगे कि भाई हार्ड सेल क्यों नहीं बना दी जाती है, कठोर त्वचा रहेगी तो जरूरत ही नहीं रहेगी। इनके त्वचा के द्वारा श्वसन किया जाता है जब ये पानी के अंदर होते हैं। बाहर होते हैं तो फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन होता है और त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। इस वजह से इनकी त्वचा कैसी होती है, बहुत मुलायम होती है। अब ये पानी में रहते हैं तब तो मुलायम त्वचा से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पानी से बाहर आते हैं तो गर्मी की वजह से या रोशनी की वजह से इनकी त्वचा डैमेज हो सकती है। उस डैमेज से बचने के लिए इनकी त्वचा में ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ पूरी त्वचा पर फैला देती हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन में से पानी उड़ नहीं पाता है, भाप नहीं बन पाता है और स्किन ड्राई नहीं होती है, जिसके कारण ये बचे रहते हैं। अब बाह्य कंकाल इनमें अनुपस्थित होता है। इनका जो हृदय है वो 3 कोष्ठीय होता है, उसमें 3 कोष्ठ होते हैं और ये कैसे होते हैं, अनियत तापी होते हैं, अर्थात कोल्ड ब्लडेड होते हैं। टेम्परेचर बाहर का जैसा होगा शरीर का तापमान भी उसी हिसाब से घट बढ़ जाएगा। ये अंड प्रजक होते हैं, अर्थात ये अंडे से पैदा होते हैं या ये जीव अंडे देते हैं। फिर अंडे से क्या होता है, लार्वा पैदा होता है या इनमें लार्वा अवस्था आती है। तो अंडा फूटता है, लार्वा अवस्था आता है, और लार्वा क्या होता है कि ये जो जीव बड़ा होकर के जैसा दिखता है उससे एकदम डिफरेंट काइंड का होता है। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए बात करें हम तो मेढक इसका उदाहरण है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना है। इसके अलावा ब्यूफो, हाइला, प्रोटियस, इक्थियोफिस या जिसको अंधकृमि के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी एम्फीबियंस के उदाहरण हैं जो जल में भी रह सकते हैं और उसी हिसाब से स्थल पर भी ये रह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो वर्ग है, दूसरा वर्ग, वो आता है रेप्टिलिया या सरीसृप के बारे में, अर्थात ऐसे जीव जो अपने शरीर को क्या करते हो, घुमा करके लहरदार करके चलते हो, या कहिए कि जो सरक करके गति करते हो, उनको सरीसृप कहा जाता है। ये प्रायः क्या होते हैं, सामान्य तौर से ये स्थलीय होते हैं, शुष्क एवं सल्क युक्त त्वचा होती है। इनकी जो त्वचा है वो भी हार्ड रहती है, सल्क रहते हैं उस पर। सल्क इसलिए रहते हैं ताकि भाई जब ये रहेंगे सूखे में, इनकी त्वचा से वाष्पन ज्यादा ना हो। वाष्पन ज्यादा हो जाएगा तो पानी की कमी के कारण जीव की मृत्यु हो सकती है, इसलिए सल्क पाए जाते हैं। इनका हृदय भी क्या होता है, 3 वेश्म वाला या 3 कोष्ठीय होता है, 3 चैम्बर वाला होता है। लेकिन अगर हम घड़ियाल और मगरमच्छ की बात करें तो ये इसके अपवाद हैं। इनका जो हृदय है वो और डेवलप हो चुका होता है, ये 4 कोष्ठीय या 4 वेश्म वाला होता है। ये अनियत तापी होते हैं, अर्थात ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। टेम्परेचर घटने बढ़ने के आधार पर इनके शरीर का तापमान भी घटता बढ़ता है। इनके जो अंडे होते हैं वो मुलायम नहीं होते हैं, बल्कि एक बहुत ही हार्ड सेल के अंदर ये बंद होते हैं, और वो हार्ड सेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरणों में मगरमच्छ है, छिपकली है, सर्प है, गिरगिट है, कछुआ है, डायनासोर है। अब देखिए ये सारे के सारे जो जीव हैं ये अंडे दें ऐसा जरूरी नहीं है।
अधिकतर ये क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, अर्थात ये ओविपोरस होते हैं या अंड प्रजनक होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ विविपोरस होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को भी जन्म देते हैं। इसके अलावा अब बात आती है एवीज के बारे में या पक्षी वर्ग के बारे में। जब हम बात करते हैं तो ये प्रायः उड़नशील होते हैं। अधिकतर पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग वगैरह का एग्जाम्पल हमें लें तो वो नहीं उड़ते हैं। शुष्क व प्रयुक्त त्वचा होती है, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, लेकिन त्वचा में से पानी ज्यादा ना निकले उसके लिए क्या होते हैं, फर स्थित होते हैं या पंखों का पूरा एक झुंड त्वचा में से उग आता है। पूंछ में प्रीन ग्रंथि पाई जाती है, पूंछ उपस्थित होती है इनमें, और इनका हृदय डेवलप होके कैसा हो चुका होता है, 4 चैम्बर्ड या 4 कोष्ठीय हो चुका होता है। ये वार्म ब्लडेड या नियत तापी होते हैं, अर्थात इनका शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। इनके जो अगले पैर होते हैं वो पंखों में बदल चुके होते हैं, रूपांतरित हो चुके होते हैं। आगे हम बात करें तो इनके जो जबड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे रेप्टिलिया में, तो जबड़े में दांत पाए जाते हैं। आप मगरमच्छ का एग्जाम्पल ले लीजिए, छिपकली का ले लीजिए, कछुए का ले लीजिए। लेकिन पक्षियों में क्या हो जाता है, दांत नहीं होते हैं, बल्कि वो किसमें कन्वर्ट हो चुके होते हैं, चोंच में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। सल्क युक्त पश्चपाद होते हैं, जो पिछले पैर होते हैं उनके ऊपर सल्क या लेयर्स पाई जाती हैं। लेयर इसलिए पाई जाती हैं ताकि ये क्या हो सकें, कूदने, दौड़ने, तैरने या पकड़ने हेतु अनुकूलित हो सकें। अब खोखली, वलित या वातित हड्डियां इनकी होती हैं, खोखली और उनमें हवा भरी रहेगी ऐसी हड्डियां होती हैं। ऐसा इसलिए, हड्डी काफी भारी चीज होती है, अगर पक्षी को उड़ना है तो उसका शरीर काफी हल्का होना चाहिए, इसलिए इसमें क्या होता है, हड्डियों में हवा भरी रहती है, जिसके कारण वो आसानी से उड़ पाते हैं। इसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं, पक्षी सारे के सारे कैसे होते हैं, ये अंड प्रजनक होते हैं, अर्थात सभी पक्षी अंडे देते हैं, और इनके जो अंडे होते हैं वो बहुत ही हार्ड सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, जय हिंद मित्रा जी, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अंडे इनमें क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। अब उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जैसे तोता, मोर, गौरैया, कबूतर, मुर्गी, जो उड़ पाते हैं। मुर्गी की बात करें तो सामान्य तौर से कम उड़ पाती है, लेकिन फिर भी ये उड़ती है। दूसरे ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, जैसे एमू है, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है, कीवी है या कैसोवेरी है। ये बहुत ही खतरनाक पक्षी है, बहुत सारी मूवी में इसको शुतुरमुर्ग की तरह दिखाया गया है, जो शिकार भी करता है, मतलब मनुष्य के साथ इसकी ज्यादा बनती नहीं है। अब बात करें हम, अगला जो हमारा है जो ग्रुप है, उसमें मैमेलिया या स्तनी को शामिल किया जाता है। ऐसे जीव जो पूरी तरह से, अगर हम विकास में धीरे 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 हम ऊपर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे जीव जो विकास के उच्चतम स्तर पर स्थापित हैं, जो पूरी तरह से विकसित बच्चों को, अब इसमें भी देखिए अलग अलग हैं, ये मैमेलिया को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इनमें क्या होगा कि त्वचा जो होगी वो कैसी रहेगी, काफी मुलायम त्वचा रहती है। अब मुलायम त्वचा है तो उसमें से पसीने के रूप में क्या होगा, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, नियत तापी होते हैं, इसलिए पसीना आ जा सके ऐसी त्वचा होती है। अब इस पसीने की वजह से जब ठंडी होती है तो शरीर में से पसीना कम निकलता है, और जब गर्मी होती है तो ज्यादा पसीना निकलता है, अर्थात ऊर्जा को ये शरीर से बाहर कर डालते हैं। इसके अलावा जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं, उनके अलावा इनकी त्वचा में तेल ग्रंथियां भी पाई जाएंगी। तेल ग्रंथियां क्या करती हैं, जब पसीने को कंट्रोल करना होता है तो तेल स्किन पर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से पसीना रुकता है। इसके अलावा इनमें बाल ग्रंथियां भी होती हैं इनकी त्वचा में, जिससे शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। अब भाई मनुष्य में डेवलपमेंट होके बालों को क्या हो गया, अवशेषी अंग के रूप में हो चुके हैं। बाकियों में तो बाल हैं, बंदर वगैरह हैं, ये बाल क्या करते हैं, इनके शरीर को या इनके शरीर के तापमान को नियत रखने में हेल्प करते हैं, और सर्दियों में इनको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो हृदय है वो कैसा हो चुका है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। अभी तक जितने भी जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड हृदय इन्हीं का होता है, और ये 4 कोष्ठीय होता है। 4 कोष्ठीय से बड़ा कोई हृदय नहीं होता है, उससे ज्यादा विकसित कोई हृदय नहीं होता है। जैसे मानव का भी क्या है, 4 चैम्बर वाला ही होता है।
इनमें एक खास बात और है, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसके अलावा इनमें डायफ्राम एवं बाह्य कंकाल जैसे कि सींग, खुर, नाखून उपस्थित होते हैं। और ये क्या होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। इनमें अंड या अंडे से पैदा होने वाले भी जीव होते हैं। जैसे बाकी सभी जीव पैदा करेंगे या अपने जैसा जानवर पैदा करेंगे, अपने जैसा ही दिखने वाला बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन एकिडना और प्लेटिपस की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये अंडे देने वाले जीव हैं। अब उदाहरण के लिए हम मानव की बात कर सकते हैं, वानर है, कपी है, कंगारू, खरगोश, भालू, व्हेल। और व्हेल को हम मछली के रूप में काउंट करते हैं। व्हेल मछली नहीं होती बल्कि क्या होती है, ये एक तरह का कह सकते हैं स्तनी है। डॉल्फिन भी क्या है, स्तनी है। सील मछली कहते हैं लेकिन ये भी क्या है, स्तनी है। जिसको समुद्री गाय हम कह रहे हैं, डुडोंग, वो भी क्या है, वो भी स्तनी है। कुत्ता है, घोड़ा है, ये सभी क्या है, स्तनी के रूप में है। अब देखिए जो स्तनी है उनको हम आगे चलते हैं। स्तनी को हम यहां पे, क्योंकि हमारे पास जगह है, स्तनी को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। मूल रूप से स्तन ग्रंथियां सब में पाई जाएंगी, लेकिन एक है जिसका नाम है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है, ये अंडे देते हैं या अंडज होते हैं, अर्थात अंडे से पैदा होते हैं। इनमें स्तन ग्रंथि तो होती है लेकिन चूचुक का विकास नहीं होता है। अभी हमने एग्जाम्पल में देखी था, जैसे एकिडना या प्लेटिपस। अब दूसरे जो होते हैं वो मेटाथीरिया होते हैं, दूसरी कैटेगरी। ये क्या करते हैं, ये अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो बच्चा है वो अविकसित होगा और वो क्या करेगा, एक मर्सूपियल थैली होती है इनमें, इनमें भी चूचुक का विकास उतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कंगारू के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, एक बहुत छोटा, लगभग 2.5 इंच इतना बड़ा सा एक बच्चे को ये जन्म देता है। उसके बाद जो मादा कंगारू होती है उसके पेट पर एक थैली पाई जाती है। उस थैली के बारे में भी पूछा गया है कि जो मर्सूपियल थैली है वो निम्न में से किस एक जीव में पाई जाती है। तो इस कैटेगरी के जितने भी जीव हैं उन सब में क्या होगा, मर्सूपियल थैली पाई जाएगी। कंगारू में भी ये पाई जाती है। उसी थैली में इनके स्तन होते हैं, या ये कहिए कि इनकी जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो होती हैं। बच्चा वहां पे दूध पीता रहता है, बड़ा होता रहता है, और जब वो काफी बड़ा हो जाता है, चलने के लायक हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तब इस मर्सूपियल थैली से मादा क्या करती है, उस बच्चे को बाहर निकाल देती है। अब तीसरे आते हैं जिनको यूथीरिया कहा जाता है। यूथीरिया की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये सजीव प्रजक होते हैं, अर्थात विविपोरस होते हैं। ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसके अलावा इनमें क्या हो चुका होता है, या ये कह सकते हैं कि इनमें प्रीस्ट का डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब इनकी अगर हम बात करें तो जो यूथीरिया है, इनकी खास बात क्या रही, एक तो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया, और इसके अलावा इनमें क्या होता है, जो दुग्ध ग्रंथि है वो स्तनों में डेवलप हो चुकी होती है। पूर्ण विकसित स्तन इनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो यूथीरिया है, ये भी, इनको भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हालांकि कोई कैटेगरी एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, एक तो उड़ने वाले,
उड़ने वालों में एक एग्जाम्पल है जिसको चमगादड़ कहा जाता है। जमीनी, जो जमीन पे रहते हैं, जिनमें हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, और भी तमाम है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश इत्यादि। कुछ हैं समुद्री, जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी व्हेल के बारे में या डॉल्फिन के बारे में, या फिर हम बात करें सील के बारे में। सील क्या है? शेर की ही प्रजाति का एक जीव है जो समुद्रों में मछली खाने के लिए जाता था और धीरे 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 करके ये पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गया है। तो ये सारी जो मछलियां हैं, ये मछलियां नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? ये स्तनी जीव हैं जो यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। अब क्योंकि ये पानी के लिए नहीं बने हैं तो बार बार इनको सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर आना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि स्तनी भी 3 प्रकार के होते हैं, मैमल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। अब यहां पे देखिए, हमने इस बारे में भी बात करी थी कि कौन मछली है कौन मछली नहीं है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रजत मीन, क्रे फिश या जेली फिश या सिल्वर फिश, क्या ये मछलियां हैं? ये तीनों ही मछलियां नहीं होती हैं, बल्कि कैट फिश क्या होती है? मछली होती है, जिसको मांगुर भी कहा जाता है। भारत सरकार ने अभी मांगुर के पालन पोषण पे या उसकी खेती करने पे रोक लगा रखी है, क्योंकि ये ऐसी मछली है कुछ भी खा जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। कैटफिश एक वास्तविक मछली है क्योंकि यह कॉर्डेटा संघ के पिसीज अधिवर्ग की सदस्य है। यह एक अस्थिल मछली है। देखो, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें अस्थियां पाई जाती हैं, कुछ मछलियां की कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती, अर्थात उनमें उपास्थि पाई जाती है। जैसे अगर हम मांगुर की बात कर रहे हैं, कैटफिश की बात कर रहे हैं, तो ये एक हड्डियों वाली मछली है। जबकि हम सार्क की बात करें तो सार्क में हड्डी नहीं पाई जाती है, वो कैसी होती है? उपास्थि वाली मछली होती है। इनमें सल्कों का अभाव होता है, परंतु मुख पर सुविकसित युग्मित बार्बल्स पाए जाते हैं। जैसे मुंह हो गया ये, तो उसमें से इस तरीके से मूछें टाइप की निकली होती हैं। दांत भी प्रायः सुविकसित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? अभी तो हमने पढ़ा था समुद्री कुकुम्बर, खीरा, ये मछली नहीं है। इसकी हम बात करें समुद्री गाय, समुद्र गाय या डुडोंग की बात करें, समुद्री बाघ या सील की बात करें, तो ये दोनों क्या हैं? ये तो स्तनी है। समुद्री घोड़ा, इसको घोड़ा कहते जरूर हैं, समुद्री घोड़ा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये असल में मछली होती है। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो जहां जहां नोट्स हमने बना रखे हैं वहीं ये सारी डाटा को हम क्या कर सकते हैं, या तो एड ऑन कर सकते हैं या फिर जहां जहां क्वेश्चन है वहां पे इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और एग्जाम्स में इसी तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को क्या करता है? पूछता भी है। यह कॉर्डेटा संघ के पिसीज अधिवर्ग का सदस्य है। यह एक अस्थिल मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है। आपको ये एक तो नाम याद इसका रखना है, क्योंकि समुद्री घोड़ा के नाम से, सी हॉर्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है और हिप्पोकैम्पस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस मछली का सिर कैसा होता है? घोड़े की तरह होता है। इनमें सल्कों का अभाव होता है। इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं मछली पर, वो संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। और तैरने के लिए वाताशय एवं श्वसन हेतु इनमें गिल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होती है? मछली का एग्जाम्पल होती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? भाई शार्क में कोई हड्डी वड्डी नहीं होती है। ये कैसी होगी? ये तो उपास्थि वाली मछली होगी, इसलिए इसमें शून्य हड्डियां होंगी। ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इनका जो शरीर है वो किससे बना होता है? उपास्थि या कार्टिलेज से बना होता है। यह कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग की वास्तविक मछली है। मछली तो है लेकिन अस्थि नहीं होती हैं। इसका अंतः कंकाल अस्थियों के स्थान पर उपास्थि का बना होता है। इनकी त्वचा कठोर होती है जिस पर प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? सॉरी, प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं। इनके गिल ओपरकुलम द्वारा ढके नहीं रहते हैं और एयर ब्लैडर है इसमें अनुपस्थित होता है। भाई ये तैरने के लिए अगर हम बात करें हिप्पोकैम्पस की, तो ये एयर ब्लैडर का इस्तेमाल कर रहा था। एयर ब्लैडर का मतलब तभी ना ऊपर की तरफ तैर पाएगा
शार्क को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने फिन्स की हेल्प से या जो उसके दोनों साइड में जो फिन्स होते हैं उनकी सहायता से ये तैरती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली का नाम क्या है? अब ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को तमाम कई बार इसको पूछा गया है। उसकी वजह यह है कि भारत सरकार भी इस तरह की मछली का पालन को लगातार बढ़ावा दे रही है। अब ये मछली क्या करेगी भाई, मच्छर को अगर ये खा जाएगी, उसके लार्वा को खा जाएगी, जाहिर सी बात है मच्छरों की संख्या में कमी आएगी। मच्छरों की संख्या में कमी आएगी तो मच्छरों से जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें भी कमी आएगी। उनमें कमी आएगी तो मानव का स्वास्थ्य बढ़ेगा। और अगर कोई भी देश के अगर नागरिक बीमारियों से दूर हैं तो जाहिर सी बात है वो देश क्या करेगा, ज़्यादा तरक्की करेगा, जल्दी तरक्की करेगा। ऐसी मछली को क्या कहा जाता है, आप उसको बताइए। जैसे हिल्सा है, लेबियो है, मिस्टस है, गैम्बूसिया है, ये सभी मछली के ही उदाहरण हैं। लेकिन मच्छरों को खासतौर से खाने वाली मछली को क्या कहा जाता है, गैम्बूसिया कहा जाता है। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको इसी रूप में याद करनी पड़ेगी। अब अगर सैद्धांतिक होती तो हम उसको ये लॉजिक लगा करके करते कि क्यों कोई मछली इस तरह की है, क्यों नहीं है। तो लॉजिक नहीं है भाई, प्राणी जैसा खा रहा है वो उसी हिसाब से हमको याद करना पड़ेगा। गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली है। यह एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से यह मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अतिरिक्त पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिला आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। अब ये काई वगैरह को खाती है तो पानी के जो तालाब वगैरह होते हैं उनको भी ये शुद्ध रखने का काम करती है। अतः यह मछली मच्छर के अंडे और लार्वा को खाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। यदि अलवणीय जल की स्वस्थ मछली को लवणीय जल में रख दिया जाए तो वो मछली का क्या होगा भाई? जैसे मान लीजिए अगर हम एक किशमिश लें और उस किशमिश को क्या कर दिया जाए, पानी के अंदर डाल दिया जाए, तो किशमिश क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद पानी को सोख करके फूल जाएगी। उसी किशमिश को क्या करें, नमक के या चीनी की चाशनी में अगर डाल दें तो धीरे 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 वो किशमिश फिर से क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। अर्थात जो हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट में या जीव के चारों तरफ के एनवायरमेंट में जिस तरह का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा उसी हिसाब से उसका जो बाहर की झिल्ली है वो वर्क करेगी। अगर मछली मीठे पानी की है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है काफी कम रहेगी, वहां पे तरलता ज्यादा है। तो ये मछलियों में क्या हो जाएगा, इनको जैसे ही नमकीन पानी में डालेंगे तो नमकीन पानी इनकी बॉडी से क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, सोखना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में हो जाएगी पानी की कमी और ये मछलियां क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। इसलिए साफ पानी की या नदी की मछली कभी समुद्र में जीवित नहीं रह सकती। ठीक उल्टा भी बात सही है, समुद्र की मछलियां भी साफ पानी में जीवित नहीं रह सकती हैं। तो अब क्योंकि इनमें पानी नहीं रहेगा तो ये कह रहा है निर्जलित होकर मर जाएंगी, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आफुल्लित होकर मर जाती हैं, सूक्ष्म जैविक संक्रमण से ग्रसित होकर मर जाती हैं, कोई समस्या अनुभव नहीं करती हैं। भैया अगर समुद्री मछली को हमने मीठे जल में डाला तो वो आफुल्लित होकर के मरेगी, और अगर हमने नदी की मछली को अगर समुद्र में डाला है तो वो कैसे होगी, निर्जलित होकर मरेगी। इसलिए अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये आंसर सही होगा। आफुल्लित होकर के मतलब जल की अधिकता हो जाएगी अंदर, उस वजह से। अब ऐसा क्यों होता है, यह बहे परासरण या एक्सोस्मोसिस की क्रिया के कारण होता है। अर्थात वो पानी क्या करता है, इनमें से जो नमकीन पानी है वो अंदर के शुद्ध पानी को खींचने लगता है। इस क्रिया में मछली की कोशिका में उपस्थित जल अपनी उच्च सांद्रता से बाह्य अति परासरी या हाइपरटोनिक माध्यम की निम्न सांद्रता की ओर परासरित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियां उष्ण रुधिर वाली, वार्म ब्लडेड वाली होती हैं। तो नहीं भैया, ये तो कोल्ड ब्लडेड वाली होती हैं। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं भाई, मछली नहीं। हाँ, अगर बात करें हम जो बड़े जीव हैं, उदाहरण के लिए जैसे मगरमच्छ वगैरह है, वो शीत निद्रा में रहते हैं, वो बात सही है। लेकिन मछलियों के केस में ऐसा नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं, बर्फ ऊष्मा का सुचालक है। नहीं भैया, बर्फ ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। बर्फ से एनर्जी बाहर नहीं जाती है। अब होता क्या है,
अगर हम एक बर्फ को पिघलाएं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बर्फ को पिघलाएं तो हमको इस तरह का एक शेप मिलता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये बाकी उच्च ताप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब बर्फ को पिघलाते हैं तो उसका आयतन घटते चला जाता है और फिर बढ़ता है, तो यहां पे आयतन न्यून होता है। और यहां पे अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए जब झील जमना स्टार्ट करती है तो यहां पे जमेगी तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहले यहां के पानी का टेम्परेचर होगा, जो धीरे धीरे भारी होने की वजह से नीचे जाएगा और अंदर के जो हल्का पानी होगा उसको क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। धीरे धीरे सारे जल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो नीचे भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब याद रखिए ये सबसे भारी पानी है। अब ऊपर की तरफ जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो ये जो ऊपर की लेयर है वो धीरे धीरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाएगी और फिर ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये जम चुकी होगी, लेकिन बर्फ क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है तो इसलिए यहां से जो ऊष्मा आएगी बर्फ उसको वापस लौटा लौटा करके नीचे भेजती रहेगी। अंदर का टेम्परेचर इसकी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। लेकिन भैया बर्फ जमने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब क्योंकि कभी टेम्परेचर नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा नहीं, इसलिए नीचे कभी बर्फ जमेगी नहीं और जो मछलियां हैं वो तली के निकट जीवित रह पाएंगी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है बाहर का तापमान, लेकिन इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। इस ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है, क्योंकि ऊपरी बर्फ की परत झीलों या नदियों के निचले जल के लिए ऊष्मा की कुचालक या इंसुलेटर परत के रूप में कार्य कर निचले जल की ऊष्मा को कैद कर देती है और इस वजह से वो जमता नहीं है और इसलिए मछलियां उसमें जीवित रह पाती हैं। अब बात करें मछलियों में, सामान्यतया श्वसन होता है त्वचा द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिन्स द्वारा या नाक द्वारा। त्वचा के द्वारा तो भाई किसमें, मेंढक में देखा जाता है। नाक के द्वारा जैसे मनुष्य हैं उनमें देखा जाता है। फिन्स के लिए भाई फिन्स तो तैरने में सहायक है ना। बचा क्या, गलफड़ों द्वारा। गिल्स के द्वारा मछलियां श्वसन करती हैं, ये पानी को अंदर लेती हैं और गिल्स में ऐसी संरचनाएं होती हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद पानी को ये क्या कर देती हैं, मुंह के रास्ते से वापस लौटा देती हैं। अब बात करें गिल्स की। गिल्स मछलियों के पार्ट्स में स्थित ग्रसनीय दरारें होती हैं, साइड से दरारें होती हैं जिनको ये बार बार फैलाती हैं, सिकोड़ती हैं बार और फैलाती हैं। इनके मुख से जुड़ी होती है। यहां पर रुधिर कोशिकाओं का सघन सतही जाल पाया जाता है। जब मछली मुंह में पानी भरकर दबाव से इसे गिल्स की दरारों से बाहर निकालती है, विसरण द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में प्रवेश कर जाती है एवं CO2 बाहर निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। नहीं भाई, अब उनकी बॉडी है वो पानी में से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकती हैं। सामान्य अवस्था में वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से तड़प तड़प करके उनकी डेथ हो जाती है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, बल्कि उनको ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है। उनके शरीर का ताप बढ़ जाता है, ये भी कोई कारण नहीं है। अरे भाई जरूरी है, पानी से निकाल के फ्रीज में रख दीजिए तो टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ऑप्शन भी सही नहीं है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन नहीं है। वो सांस नहीं ले पाती हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मछलियों के जो गलफड़े होते हैं वो पानी में से ही ऑक्सीजन निकालने के लिए वो रूपांतरित हो चुके हैं, तो वो खुली ऑक्सीजन या हवा में से वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो जल में नहीं चल पाती। और ये जल में तो रहती है भाई, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं, श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं, जो कि केवल जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं, अतः वायु में इन्हें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबियंस उनको कहा जाता है ऐसे जीव जो पानी में भी रह लेते हैं, और पानी में रहते हैं तो त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं,
और जो जमीन पर भी रह सकते हैं और जमीन पर रह रहे होते हैं तो फेफड़ों के द्वारा ये श्वसन करते हैं। ऐसे सभी जीवों को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है। अब देखिए ये कह रहे हैं बहुत तेजी से चलने वाली नावों को एम्फीबियन कहा जाता है? नहीं भाई, ये सजीव चीज है। केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है? नहीं भैया। केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। जल एवं स्थल, एम्फीबियन की डेफिनेशन ही यही है, दोनों ही सतह पर रह सकने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है। इन्हें उभयचर भी कहते हैं। ये उभयचर अर्थात जल एवं स्थल दोनों आवासों में रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। इनके लिए इनमें 3 प्रकार से श्वसन होता है। एक त्वचीय, त्वचा के द्वारा, दूसरा मुखगुहीय, मुंह के द्वारा, और तीसरा फुफ्फुसीय या फेफड़ों के द्वारा। इनमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इनमें बाह्य निषेचन जल में होता है, या इनमें निषेचन जो होता है बॉडी के अंदर नहीं होता, और इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, अर्थात अंडे से पहले लार्वा बनता है तब विकसित जीव डेवलप होता है। अब यहाँ पे बात करें निषेचन की, तो जैसे मनुष्य है उसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। जैसे अब एम्फीबियंस की बात करें, मेढक हो गया, टोड हो गया, इनमें क्या होता है? जल में बाहर निषेचन इनमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऐसा कोई भी जीव जो एम्फीबियन वर्ग से रिलेटेड हो वो त्वचा से सांस लेगा, अर्थात जो पानी में भी रहता हो और जिसमें, क्योंकि पानी में रहता है तो उसमें गिल्स होने चाहिए, लेकिन एम्फीबियंस में गिल्स नहीं पाए जाते हैं। अब गिल्स नहीं है तो इसलिए ये क्या करेगा? त्वचा से सांस लेगा। तो पानी में भी रहता हो और जमीन पर भी रहता हो। क्या मछली पानी में और जमीन पर दोनों जगह रहती है? नहीं। क्या कबूतर पानी में रहता है? नहीं। क्या तिल चट्टा या कॉकरोच पानी में रहता है? नहीं। बचा कौन? मेढक। एम्फीबियन फैमिली के जितने भी हैं सब त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, और मुंह के द्वारा भी और फेफड़ों के द्वारा भी ये सांस लेते हैं। बात करते हैं मेढक के बारे में। मेढक एक उभयचर प्राणी है। इन जंतुओं की त्वचा सदैव कोमल एवं नम होती है। इनमें त्वचीय श्वसन सदैव होता रहता है, परंतु शीत निद्रा एवं ग्रीष्म निद्रा के समय एवं जल में यह श्वसन का एकमात्र साधन होता है। अगर जब नॉर्मल ये होंगे तो क्या करेंगे? ये त्वचा के द्वारा भी सांस लेंगे, फेफड़ों के द्वारा भी, और मुख गुहा के द्वारा भी इनमें श्वसन होता रहेगा। लेकिन खास तौर से 3 कंडीशन होंगी जब ये क्या होंगे? शीत निद्रा में होंगे, ग्रीष्म निद्रा में होंगे, या जल में होंगे, तो उस टाइम पे ये सिर्फ त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेढक के कायांतरण में पिछली टांगें समाप्त हो जाते हैं। अरे तो बड़ा मेढक भी तुमने देखा है। कायांतरण का मतलब हो गया अंडे से बना क्या? लार्वा। जब लार्वा बड़ा होकर के क्या बनता है? एक मेढक के रूप में डेवलप होता है, तो उसमें जो जो बॉडी में चेंज आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेढक का कायांतरण कहा जाता है। ये कह रहे हैं पिछली टांगें समाप्त हो जाती हैं? नहीं। खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है? भाई जीव अगर बड़ा होता चला जाएगा तो खाने की प्रक्रिया तो और बढ़ेगी ना उसमें। त्वचा खुरदरी हो जाती है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। त्वचा हाँ ये कहें थोड़ी हार्ड हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, वो अलग बात है। खुरदरी और का तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे बनता है। आंतें छोटी हो जाती हैं? बिल्कुल। जब, क्योंकि जब ये लार्वा कंडीशन में होता है, टेडपोल कंडीशन में होता है, तो उस टाइम पर ये शाकाहारी होता है, इसलिए आंतें इसकी बड़ी होती हैं। फिर जब इसके कायांतरण होता है तो आंतें इसकी छोटी हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये क्या करता है? शाकाहार से क्या करने लगता है? कीड़ों को खाने लगता है, मांसाहारी हो जाता है। और मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आंत क्या होती है? छोटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया, तो इसको आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? भाई देखिए, मछली, उसमें कितने चैम्बर वाला होता है? 2 चैम्बर वाला। फिर बात करते हैं उभयचर की, इसमें 3 चैम्बर वाला, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। बात करें अगर हम सरीसृप की, इसमें भी 3 चैम्बर पाया जाता है। इस 3 चैम्बर में एक और बात है कि सिर्फ घड़ियाल जो होगा या मगरमच्छ जो होगा, घड़ियाल गंगा नदी में पाए जाते हैं या गंगा की सहायक चंबल में खूब पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ में ये क्या होगा? 4 चैम्बर वाला होगा। पक्षियों की अगर हम बात करते हैं, इनमें क्या पाया जाता है?
विकसित हृदय 4 चैम्बर वाला पाया जाता है। स्तनियों की बात करें इनमें भी 4 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे बंदर, बंदर क्या है, स्तनी है, इसमें 4 चैम्बर वाला पाया जाएगा। मछली की बात करें तो ये मत्स्य वर्ग से है, इसमें 2 चैम्बर वाला पाया जाएगा। मगरमच्छ की बात करें तो उभयचर और सरीसृप दोनों में ही 3 चैम्बर का पाया जाता है। लेकिन हमने कहा था कि घड़ियाल फैमिली और मगरमच्छ फैमिली में खास तौर से ये क्या होता है, 4 चैम्बर वाला होता है। भले ही ये सरीसृप होते हैं फिर भी। अब बचा क्या, जो उभयचर होते हैं उनमें 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। अब जरूरी नहीं ना अगली बार यही पूछे कि 3 चैम्बर वाला, हो सकता है अगली बार पूछ रहे 2 चैम्बर वाला किसमें पाया जाता है, 3 चैम्बर वाला, या एग्जाम्पल को बदल सकता है, अब की बार मेंढक की जगह पे कुछ और दे सकता है एग्जाम्पल में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मेंढक उभयचर वर्ग का प्राणी है जिसमें 3 प्रकोष्ठ वाला एक हृदय होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। बंदर व मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, जबकि मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला 1 अलिंद और 1 निलय वाला हृदय उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, क्या ये बात सही है? कोल्ड ब्लड एनिमल की बात करें, जैसे मत्स्य की बात कर लेते हैं, कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है। हम उभयचर, मछलियों से किन का विकास हुआ, उभयचरों का, उभयचरों से सरीसृपों का, सरीसृपों से पक्षी और स्तनियों का। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये वार्म ब्लडेड है, गर्म खून वाले हैं, और ये गर्म खून वाले हैं। अब अगर पूछ रहा है मेंढक, तो मेंढक किस में आता है, मेंढक उभयचर में आता है ना, तो मेंढक कैसा होगा, कोल्ड ब्लडेड होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो 3, इन 5 में से 3 कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, और 2 कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। शीत रुधिर या कोल्ड ब्लडेड जंतुओं में आने वाले अन्य जंतु हैं जैसे सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि हैं। इन प्राणियों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, अर्थात अपने शरीर के तापमान को ये नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अतः ये जीव सर्दियों में शीत निद्रा या हाइबरनेशन में एवं गर्मियों में एस्टिवेशन या ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। अगर हम घड़ियाल की बात करें तो ये कहां पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, गंगा में, कृष्णा में, गोदावरी में, कावेरी में। तो ये गंगा और उनकी सहायक नदियों में पाया जाता है। घड़ियाल की बात करें, ये गंगा नदी में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनके पालन की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदियों चंबल, खास तौर से चंबल एवं गिरवा में पाए जाते हैं। ये सरीसृप बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जलीय 4 कोष्ठीय हृदय वाले मांसाहारी जंतु भारत में मुख्यतया राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, यही तो चंबल बहती है, चंबल में ही घड़ियाल सेंचुरी स्थापित की गई है। घड़ियाल क्या है, मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान हैं? मछलियों के वैद्युत अंग के समान, रे मछलियों के दंश के समान, स्तनियों में वसा ग्रंथियों के समान, कशेरुकी प्राणियों में लार ग्रंथियों के। जैसे लार ग्रंथियां होती हैं वैसे ही सांपों में क्या होती है, विष ग्रंथियां होती हैं। तो हम खाना खाते हैं तो लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और क्या करती हैं, लार को या उसमें भोजन में मिलाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके थ्रू पाचन होता है। वैसे ही सांपों में लार ग्रंथियां नॉर्मली नीचे की तरफ पाई जाती हैं यहाँ पे, और जो विष ग्रंथियां होंगी वो सांप में ऊपर की तरफ पाई जाएंगी। वो भी क्या करती हैं कि जैसे ही सांप काटता है तो वो खोखले दांतों के साथ कनेक्टेड रहती हैं। जैसे ही उन दांतों पर काटेगा तो दबाव पड़ेगा, जैसे ही उन दांतों पर दबाव पड़ता है वो दांत पीछे की तरफ जाते हैं और उन दांतों में इंजेक्शन की तरह काम करती हैं। वो ग्रंथियां दबती हैं और दबने की वजह से जहर क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये किस तरह की होती हैं, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान ये होती हैं। अब इन ग्रंथियों की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये
पैरोटिड लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। अब ये आपको नाम याद रखना होगा, पैरोटिड रूपांतरण होती है। सर्पों में एक जोड़ी विष ग्रंथियां ऊपरी जबड़े में उपस्थित विशिष्ट एक जोड़ी खोखले दांतों, जिनको क्या कहा जाता है, फैंक्स कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है, से जुड़ी होती है। आगे बात करते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं चिबुकास्थी दंत के, स्वानीय दंत के, तालु दंत के या जंबिका दंत के। अब ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये किसके होते हैं, जंबिका दंत के रूपांतरण होते हैं। अब क्यों होते हैं, अब बात करते हैं कैसे कैसे, इसके बारे में और भी अगर कोई साइड की इंफॉर्मेशन है तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। रूपांतरित रूप है। वैसेले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिलरी अस्थि, अब नाम याद रखना है, ऊपरी जबड़े में सांप के क्या पाई जाती है, मैक्सिलरी अस्थि से जुड़े प्रायः एक जोड़ी बड़े एवं पीछे की ओर मुड़े विष दंत पाए जाते हैं जो तालु से मुख गोयिका में उभरे रहते हैं। ये जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। जैसे ही ये दबते हैं, विष ग्रंथियों के दबने की वजह से इनमें जहर इंजेक्ट हो जाता है, जिसको ये बॉडी में पहुंचा देते हैं। आगे बात करते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है, देखिए अब ऑप्शन दे रहा है ये, यह सर्पभक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि यह सर्पभक्षी होता है। इसका मुख्य जो भोजन होता है किंग कोबरा, इसका जो नाम है वो है नाजा, नाजा वैज्ञानिक नाम। ये सर्प भक्षी होता है, ये फैक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन घोंसला किसी दूसरे सर्प को आकर्षित नहीं करता है, इसलिए जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है, गलत हो जाता है। यह सजीव प्रजक सर्प है। क्या ये बच्चे पैदा करता है, नहीं भैया, ये क्या करता है, ये अंडे देता है। अब क्योंकि ये अंड प्रजक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फैक्ट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है, नहीं। सर्पों में यही एकमात्र ऐसा सर्प है जो घोंसला बनाता है। यह अंड प्रजक सर्प है, बिल्कुल ये बात सही है। जो घोंसले अंडे में देता है, ये बात भी सही है। और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो मादा फीमेल होती है वो अंडों को घेर करके वहीं बैठी रहती है जब तक कि बच्चे नहीं निकल आते हैं। तो ये फैक्चुअल, दोनों ही फैक्ट इसमें क्या है, इस ऑप्शन में सही है। यह एक विशाल नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं है, अनियत तापी प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड प्राणी है, बिल्कुल सही है, जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। भैया इसको अंडे देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है ताकि अंडे बिखर ना जाएं। इसको इसलिए आवश्यकता नहीं होती कि सर्दियों में इसको सोना है। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट सही है, बट ये जो सेकंड फैक्ट है वो क्या है, गलत हो जाता है। अब बात करें सांपों के बारे में। सांपों में यहां पे दो बातें आई हैं। एक वो हैं जिनको हम विविपोरस कहते हैं, या जो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट, और एक वो है जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने वालों में सामान्य सांप अंडे ही देते हैं। अधिकतर सांपों की प्रजातियां अंडे ही देती हैं। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम, किंग कोबरा। बाकी जो बच्चों को जन्म देते हैं ऐसी बहुत कम प्रजातियां हैं। जैसे बोआ नाम की एक प्रजाति है, ये भी अजगर टाइप का ही होता है, काफी बड़ा सांप है, धामिन जिसको कहते हैं। बोआ है वो बच्चों को जन्म देता है। समुद्री सांप होता है, वो भी क्या करता है, बच्चों को ही जन्म देता है। और अगर हम बात करें रेटल स्नेक की, ये भी क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है। तो ये बहुत ही कम प्रजातियां हैं जो क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए, सारे सांप अंडे नहीं देते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं, जैसे यूपीएससी अगर पूछेगा तो वो इसी तरीके से फंसा के पूछता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, सभी सर्प अंड प्रजनक होते हैं या अंड प्रजक होते हैं। अब दे दिया वहां पे एक फैक्ट। अब ये फैक्चुअली क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि चाहे तीन ही प्रजातियां हैं,
कुछ तो सांप की ऐसी प्रजातियां हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह किंग कोबरा किस लिए भाई घोंसला बनाता है? क्योंकि ये क्या है? ओवीपेरस है, जो घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है। अंडों से बच्चे निकलने तक ये घोंसले की पहरेदारी करता है। इस प्रकार यह माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल करने की प्राकृतिक प्रक्रिया या पैतृक रक्षण का प्रदर्शन करता है। और इसमें क्या पाया जाता है? स्वजाति भक्षण भी पाया जाता है, अर्थात ये सांपों का शिकार भी करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का मुख्य भोजन अन्य सर्प होते हैं? तो भैया ये क्या है? ये भी कौन सा होगा? नागराज या किंग कोबरा ही होगा। यह संसार का सबसे विषैला सर्प है, जो 3 से 6.5 मीटर से लेकर 5.4 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है। आगे की बात करें, कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी, रुधिर विषी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाई ये मुझे जानकारी नहीं है। ए, ये तंत्रिका विषी होता है। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होता है, जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इनके विष में बेहद घातक एल्फा न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके विष में साइटोटॉक्सिन, फॉस्फोलाइपेज ए, कार्डियोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन होगा तो वो क्या करेगा? दिमाग को एकदम खत्म करेगा। कार्डियोटॉक्सिन होगा वो क्या कर देगा? हृदय की गति को रोक देगा। तथा इसमें कुछ अन्य यौगिक भी स्थित होते हैं। ये टॉक्सिन मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कोबरा का विष मुख्यतः मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र को प्रभावित कर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, या मतलब सांस लेने में कठिनाई, और कार्डियक फेलियर अर्थात हृदय काम करना बंद कर देगा और फेफड़े सांस लेना बंद कर देंगे। ये वैसी स्थिति को क्रिएट करता है, अर्थात हमारे पश्चिम मस्तिष्क को यह मुख्य रूप से प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो भैया जो भी अजगर प्रजाति के सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। तो कोबरा है, ये तो सबसे ज्यादा है। वाइपर है, ये भी बहुत खतरनाक सांप है। कोरल स्नेक है, समुद्री सांप, इसमें भी जहर पाया जाता है, लेकिन अजगर में कोई जहर नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अजगर रेटिकुलेटेड या जालवत अजगर है, जो 25 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। इसकी पूंछ छोटी होती है। यह अपने शिकार को एक साथ पूरा निगल लेता है। और जो बाकी के सांप दे रखे हैं वो सभी कैसे हैं? जहरीले होते हैं। अब हम बात करें अगर सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स उसका नाम है। विकास में भी इस चीज को पढ़ेंगे, विकास जब पढ़ेंगे टॉपिक। अब ये इसमें क्या क्या खासियतें होती हैं भाई? सरीसृपों की तरह इसमें पूंछ पाई जाती है, सरीसृपों की तरह इसमें दांत पाए जाते हैं, और पक्षियों की तरह भैया इसमें पंख पाए जाते हैं, और पक्षियों की तरह इसमें चोंच भी पाई जाती है। ये दोनों के बीच की कड़ी है। ये अब क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। और इसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से, जिस जमाने में डायनासोर रहा करते थे, मिले हैं। इनमें सरीसृपों और पक्षियों दोनों के गुण पाए जाते थे। इनमें पक्षियों की तरह पंख और पर पाए जाते थे। वह उड़ने में सक्षम थे। इनमें पक्षियों की तरह विषबोन भी पाई जाती थी। विषबोन याद रखिए किसमें पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरीसृपों की तरह दांत, लंबी 13 पुच्छीय कशेरुकाओं युक्त पूंछ एवं पंख पर 3 उंगलियों युक्त पंजे पाए जाते थे। आगे बात करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बनाए रखते हैं, बराबर बनाए रखते हैं। तो भैया ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है वो क्या कहलाते हैं? गर्म रुधिर वाले प्राणी कहलाते हैं। और जिनके शरीर का तापमान बदल जाता है उनको हम ठंडे रुधिर वाले प्राणियों के नाम से जानते हैं। इन्हें नियत तापी या होमोथर्मल जंतु भी कहा जाता है। इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक समान या स्थिर रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी एवं स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी या ठंडे रुधिर वाले जंतुओं के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है।
अब देखिए आज की जो सीरीज है इसको हम यहीं रोकेंगे, लेकिन बात करेंगे फिर से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक की बात करें तो इसके जो भी पोर्शन है, जैसे हमने भौतिक विज्ञान को कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, और अब लगभग हमारा जो 4th चैप्टर है बायोलॉजी का वो भी लगभग कंप्लीट है। तो ये सीरीज चल रही है। इसके साथ इसी चैनल पे अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित सीरीज भी कंटिन्यू है। उस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप इन पुस्तकों को खरीद करके इनके भी एमसीक्यू लगा डालिए। जैसे आप सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू लगाते चले जा रहे हैं, वैसे इनके भी एमसीक्यू लगा लीजिए, ताकि आपकी पूरे के पूरे पेपर पर अच्छी ग्रिप बन सके और एमसीक्यू लगाने में आपको थोड़ा सा बाकियों से एडवांटेज मिल सके। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यही